हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5 और 6। वो तो सीरीज में आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक सीधे चालक की जिसमें एक धारा प्रवाहित हो रही पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। यस, एक सीधे चालक के जिसमें एक धारा प्रवाहित हो रही के पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होगी। देखिए, एक सीधा कंडक्टर है जिसमें कि करंट जारी, तो आपको पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 101 चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार, ये करेक्ट आंसर सी ही है कि मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा और कैसा बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। ऐसा ये इसका परपेंडिकुलर प्लेन है और इसमें ये सर्कुलर फॉर्म में फील्ड जो होगा इसका दौड़ता रहेगा इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर सी 101 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 10 एम्पियर की एक धारा मापी में कुंडली में प्रतिरोध 50 ओम है। यदि शंट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁻⁻, धारा में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारा मापी में कुंडली प्रवाहित होने वाली धारा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि दिया गया है कि 10 एम्पियर के एक धारा मापी हुई कुंडली में का प्रतिरोध 50 ओम है। तो भाई आपको सबसे पहले G इक्वल टू कितना दिया गया है, 50 ओम। G इक्वल्स टू 50 ओम। क्वेश्चन नंबर 102 चल रहा है। G इक्वल्स टू 50 ओम दिया गया है, ठीक ना। और एक शंट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम है, मतलब S जो शंट लगा हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ ओम। जब धारा मापी से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, ओके, तो भाई 10 एम्पियर की जब करंट आपको फ्लो की जाती है तो आपको बताना है कि IG कितना है। इस बार मतलब आपको मेन करंट दी गई है 10 एम्पियर और 10 एम्पियर पर आपको बताना है कि IG कितना होगा। तो अपन को याद है बच्चों, अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि IG इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल्स टू होता है टोटल करंट का। देखो, गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल्स टू टोटल करंट, जिसमें IG किस में जाती है, गैल्वेनोमीटर में। तो ऊपर आता है शंट रेजिस्टेंस और नीचे आता है S+G। याद आया, याद आया। IG इक्वल टू I ब्रैकेट में S/S+G ये होती है। तो IG निकालना है तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। IG इक्वल्स टू होता है नेट करंट I का S/S+G। अब यहाँ पर IG तो ऑलरेडी IG आपको निकालना है, IG आपको निकालना है। नेट करंट कितनी दी गई है आपको, 10 एम्पियर दी गई है, मल्टीप्लाई बाई शंट रेजिस्टेंस दिया गया है 5 मिली ओम, यानी 5 × 10⁻³ क्लियर हुआ ना। और नीचे S+G यानी कि दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो एक का 5 × 10⁻³ ओम है और एक का +50 है। तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा लगभग 10⁻³ एम्पियर। मतलब जो गैल्वेनोमीटर करंट होगी वो कितनी होगी, 10⁻³ एम्पियर। तो ये 102 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आइए 103 नंबर क्वेश्चन पे। 103 नंबर क्वेश्चन, दो लंबे विद्युत वाहक तार समांतर है में एक नियत दिष्ट धारा और दूसरे में प्रत्यावर्ती धारा I0 sin ωt कर रही है। दोनों चालकों के बीच का बल आकर्षक होगा, प्रतिकर्षक होगा, औसतक शून्य होगा। और कह रहा है कि तब औसतक शून्य होगा जब I = I0 हो। ओके, देखिए भाई हम जानते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कंडक्टर हैं, एक में तो डीसी करंट जा रही है, फिक्स अमाउंट की कोई डीसी करंट जा रही है, ओके, डिस्ट धारा यानी कि डीसी, और दूसरे में एसी करंट जा रही है जिसका अमाउंट है I0 sin ωt। दूसरे में है I0 sin ωt। आपको पता है कि ये जो 1 साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होती है, तो जितनी प्लस में होती है और उतनी किस में होती है, माइनस में। तो एक कंप्लीट साइकिल में एसी की वैल्यू जो होती है I एवरेज बराबर कितना होता है, 0, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू 0 है। और भाई जब यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2। तो यहाँ I2 जो दूसरी करंट आ रही है वो तो क्या एवरेज ही यूज होगी अपॉन डी। तो एवरेज करंट कितनी है भाई एक साइकिल की, 0। तो एवरेज फोर्स कितना आएगा, 0। तो टोटल फोर्स, एवरेज फोर्स जो आएगा 0 आएगा। बट इंस्टेंटेनियस फोर्स 0 नहीं कह सकते हो आप, एवरेज फोर्स 0 होगा, क्योंकि एक बार एसी है तो एक बार अपवर्ड जाएगी, एक बार डाउनवर्ड जाएगी। तो एक बार अट्रैक्शन होगा, एक बार रिपल्सन होगा, तो कट पिट के टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रख लो, इसमें लिख लो एवरेज फोर्स
इक्वल टू 0। औसत जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 104 पे, 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, देखो भाई, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है एक आवेशित कण सीधे शीशे की परत को भेदने में अपनी आधी गतिज ऊर्जा नष्ट कर देता है तो कण की वक्रता त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होगी। भाई इसका कहना है कि एनर्जी जो रेडियस होगी इसकी किस तरीके से परिवर्तित होगी अगर ये अपनी एनर्जी को हाफ कर देता है। चलिए तो क्या है भाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते हैं, R इक्वल टू होता है mv/qb, ये होता है फॉर्मूला रेडियस का। R इक्वल टू क्या होता है, mv को क्या लिख सकते हो, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम अपॉन कितना, qb, और मोमेंटम इक्वल टू होता है √2me अपॉन कितना, qb। तो भैया यहाँ से पहली रेडियस मान लो आप r, पहली रेडियस क्या मान लो, r, तो r इक्वल टू √2me अपॉन qb, ये आ गया पहला। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि अपनी वो आधी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी खो देता है, तो सेकंड के इसमें रेडियस कितनी होगी भाई, 2 कांस्टेंट है, मास भी नहीं चेंज होगा, एनर्जी क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है, तो E की जगह E/2 अपॉन QB, Q चार्ज वही है और B भी वही है, वही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो R1 इक्वल टू कितना आ गया, √me अपॉन कितना, वही साफ दिख रहा है, देखिए क्लियरली दिख रहा है कि R इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ R1। जो R है इसमें केवल एक्स्ट्रा क्या है, √2 है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक मिनट डिवाइड करिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ये आ गया है, चलिए डिवाइड करते हैं। तो R अपॉन R1, R कितना है √2me अपॉन QB, और R1 कितना आया है √me अपॉन QB, QB से QB, me से me कैंसिल, तो R इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ R1। सो R1 मतलब नई रेडियस इक्वल टू कितना, R/√2, तो रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, है ना, करेक्ट आंसर इसका बी होगा कि जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो घट करके कितनी हो जाएगी, R/√2। अगला देखिए क्वेश्चन 105। एक चंड कुंडल धारामापी में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसको कम करना चाहिए। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी, समझ गया ना, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए किसको कम करना पड़ेगा, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र, निलंबन का प्रति एकांक मोड़ के लिए बड़ा गुण। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी करंट सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है, तो चलो निकाल लो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अपन जानते हैं BINA sin थीटा यानी बीना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वैसे परपेंडिकुलर कर देते हैं, बीना यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू किसके होता है, C थीटा के, यस और नो, टॉर्क इक्वल टू C थीटा। अब यहाँ से सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो BNA अपॉन क्या बचा, C, N स्मॉल ले लो, ये कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, BNA अपॉन C, थीटा अपॉन I, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू हो गया NBA कैपिटल N कैपिटल B कैपिटल A अपॉन कितना C। अब देखिए क्या है भाई, क्या हो रहा है, अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो फेरे बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, या C को कम करो, समझ गया ना, कोफिशिएंट ऑफ टॉर्शन कोफिशिएंट या रिस्टोरिंग कोफिशिएंट, समझ गया ना, उसको क्या करो, कम करो, है ना। हाँ यस, तो देखिए C को कम करना है, तो आंसर क्या है, D ऑप्शन है इसका। निलंबन का प्रति एकांक मोड़ के लिए बला गुण,
कम करना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ ठीक है ना। तो इसमें आपको ये जो इसका रिस्टोरिंग फैक्टर है सी, इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए सी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन में टॉर्क इक्वल टू सी थीटा आता है, तो सी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन थीटा। टॉर्क क्या होता है बेटा? नहीं वो तो होता है। टॉर्क का नाम क्या होता है? टॉर्क को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं टॉर्क को। टाउ तो है, किसके लिए पढ़ते हैं टॉर्क? C इज इक्वल टू टॉर्क पर यूनिट एंगल। टॉर्क पर यूनिट एंगल, समझ गए? पर यूनिट एंगल। C इज इक्वल टू टॉर्क पर यूनिट एंगल। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? यस। तो मतलब रोटेशनल इफेक्ट का जो रोटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट कहलाता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो ये ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन है। एक तांबे तथा एक लोहे के तारों की समान लंबाई है, दोनों पर समान विभवांतर लगाया जाता है। दोनों में धारा का मान समान होने के लिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आर लोहा आर तांबा क्या होना चाहिए? अच्छा, दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध दिए गए हैं अलग अलग। ठीक है, चलो भाई, मतलब लड़ाई इस बार विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से है। हम लोग जानते हैं रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, ठीक ना, आर ए बाई एल। एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की जगह पुट कर दो तो वी ए अपॉन आई इंटू एल हो जाएगा। एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया है वी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना आई एल। समझ गए ना। कांस्टेंट वोल्टेज लगाया गया, वी कांस्टेंट है, वी क्या है दोनों में? कांस्टेंट है। और दोनों में करंट की वैल्यू भी सेम दी गई है, आई कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। मतलब ले देके रो सीधे प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। रो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रो आयरन अपॉन रो कॉपर इक्वल टू आर आयरन का स्क्वायर अपॉन आर कॉपर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो रो आयरन अपॉन रो आपको कॉपर दिया गया है, वो निकाल सकते हो, आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो फिर से लिख देता हूँ, रो आयरन अपॉन रो कॉपर इक्वल टू आर आयरन अपॉन आर कॉपर का होल स्क्वायर। सो आर आयरन अपॉन आर कॉपर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो आयरन अपॉन रो कॉपर। क्लियर हुआ। रो आयरन की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। देखिए लोहे का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1.0 इंटू 10 की पावर -7, तो अंडर रूट के अंदर 1.0 इंटू 10 की पावर -7। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1.7 इंटू 10 की पावर -8, 1.7 इंटू 10 की पावर -8। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 2.4। सो आर आयरन अपॉन आर कॉपर इक्वल टू 2.4। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। चलिए देखिए, यदि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं तो उनके चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये सीधे जा रहे हैं और ये भी सीधे जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। आपको बताना है कि इनके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, है ना। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? अब देखो भाई, देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, मतलब दोनों एक बैलेंस सिस्टम में है। तो बैलेंस सिस्टम में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इक्वल अपोजिट होंगे। तो लिख सकते हैं इस कंडीशन में एफ इलेक्ट्रिकल इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? कैपिटल ई इन स्मॉल ई, क्यू इंटू ई। तो क्यू तो इलेक्ट्रॉन है ना, और ये क्या हो जाएगा? ई वी बी, ई वी बी, ई से ई कैंसिल। तो अपन को क्या चाहिए था? अपन को ई अपॉन बी चाहिए था। तो ई अपॉन बी, ई बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
v, क्या हो जाएगा v, ठीक ना, E बाई वी इक्वल टू वी अपॉन 1, तो इसको सीधे लिख सकते हैं आप v बाई 1। चेक करिए ऑप्शन में है क्या, यस, तो करेक्ट आंसर इज v बाई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 कह रहा है एक अनंत लंबाई के तार में धारा I प्रवाहित हो रही, तो इससे r दूरी पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली R होता है, यस और नो, है ना, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन कितना R। तो डायरेक्टली B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर -1, R की पावर -1 के प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर है, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्यू आवेश कूलम h वेबर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में उस क्षेत्र से दिशा से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। देखिए भाई इसमें ये तो लिखा नहीं है कि, बस ये दिया गया है कि फील्ड h है और ये एंट्री मारता है, अब ये नहीं लिखा है कि किस एंगल पे एंट्री मारता है, समझ गया ना। हाँ, बट एक ऑप्शन मैच कर रहा है कि h फील्ड है, अगर 90 डिग्री पे एंट्री करेगा तो जो फोर्स लगेगा क्या होगा, F इक्वल टू क्यू वी, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है E, वेलोसिटी V, और B की जगह क्या है H, तो आंसर देखिए H E V, इलेक्ट्रॉन है तो Q चार्ज ले लिया है, तो Q V H, Q V H देखिए, Q V H न्यूटन लगेगा और कहाँ लगेगा, हाँ Q V H, और इसमें जो फोर्स लगेगा है ना ये लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर C होना चाहिए। ओ गलत मैंने बता दिया, इसमें लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फोर्स बराबर कितना 0, फोर्स इक्वल टू कितना 0, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उस क्षेत्र की ही दिशा में v वेग से, मतलब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड गया हुआ है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर कितना होगा 0। चलिए तो 109 भी हो गया। अब 110 देखिए, 110, एक परिनालिका की लंबाई L तथा औसत व्यास D है, उसमें फेरों की संख्या N परतें हैं तथा परत में N फेरे हैं। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का I है तो उसके केंद्र पर, देखो भाई केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में, वो किसके, D के समानुपाती, D के व्युत्क्रमानुपाती, D पर निर्भर नहीं, L के समानुपाती, भाई डिपेंड ही नहीं करता D पर, डायमीटर पर, तो आंसर है D पर निर्भर नहीं, समझ गए, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल n है, जहाँ पे स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ जी 110 वाला, तो आंसर क्या हुआ C, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखिए, 111 क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 7.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड के रेखीय वेग से 5.3 इंटू 10 की पावर -11 की त्रिज्या के वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या होगा भाई, सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ का मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन कितना R, बोलिए यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, तो ये हो गया भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन R, तो रहने दो, I इक्वल टू होता है Q बाई T, तो Q तो अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, और T क्या होता है, T टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा भैया 2 पाई R अपॉन कितना V, बोलो यस, तो V सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ऊपर आया EV अपॉन R का स्क्वायर, EV अपॉन R का स्क्वायर, समझ गया ना। सारी वैल्यू देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है 10 की पावर -7, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V क्या था भाई, वेलोसिटी थी, तो किस स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकंड में, देखो 7.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन R, रेडियस क्या है 5.3 इंटू 10 की पावर -11, तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर, क्लियर है, यस। तो बेटा इस तरीके से हमारा
11th आंसर भी आ गया, 111 भी डन। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आ रहा है 0.43 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 43 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना था, चार्ज मूव कर रहा था तो करंट बना ली, और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया फॉर्मूला लगा दो, है ना, μ0/4π2πI/r का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है 112वां नंबर। 112वां नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पहला नंबर तार को कठोर बनाना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल कम करना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, कुंडली में फेरों की संख्या कम करनी चाहिए। तो यार अपन को तो बताओ इसका फॉर्मूला 112वें नंबर में पहले आपको क्या लगेगा, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अपन ने अभी बताया था, C इक्वल टू क्या होता है, BNA अपॉन कितना C। तो साफ दिख रहा है कि सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 क्वेश्चन कह रहा है, स्पर्शा धारा मापी में चुंबकीय सुई इसकी कुंडली में प्रवाहित धारा का 30 डिग्री कोण से विक्षेपित हो जाती है। कुंडली के कोण के केंद्र पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या होगा। समझ गए ना, केंद्र पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। भाई देखो आप जानते हो B इज इक्वल टू होता है H tan थीटा। नोट कर लो, ये टेंजेंट लॉ है। कौन सा लॉ है, टेंजेंट लॉ। ये लगता है अपना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में कि B इज इक्वल टू H tan थीटा। B इज इक्वल टू H tan थीटा। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया गया है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 0.34 × 10⁻⁴ टेस्ला, और टेन थीटा, थीटा कितने एंगल पे बना लिया आपने, 30 डिग्री में। तो जो आपका जो बी होगा, मतलब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी होगा, वो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो। 1030 की वैल्यू 1/√3, तो 0.34 × 10⁻⁴ × 1/√3, सॉरी हाँ सही है 1/√3। तो बेटा आंसर आ रहा है 1.96 × 10⁻⁵ टेस्ला। समझ गए। तो ये फॉर्मूला मेनली है B इक्वल टू H tan थीटा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्वेश्चन देखेंगे। 114 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। धारावाही तार की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। खोखले धारावाही तार की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। किसी भी पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन का मान सदैव बंद पृष्ठ से परित धाराओं के बीज गणितीय योग का μ0 गुना होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या है, यही तो दिख रहा है C। ये एम्पियर सर्कुटल लॉ है, ये क्या लगता है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। चलिए देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है। एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि कोई भी आपके पास एक लूप है, बंद पृष्ठ है। कैसा है, बंद पृष्ठ। ओके। तो ये बंद पृष्ठ से आपको पूछा जाए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, समझ गया ना। तो बंद पृष्ठ से जाने वाले कुल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, कुल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है μ0 मल्टीप्लाइड बाई उसके अंदर कितनी करंट कंडक्टर जा रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ I, μ0 टाइम्स ऑफ I। लिख लो बेटा B.dl का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ I। इसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ μ0 I। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ के नियमानुसार किसी भी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन का मान सदैव बंद पृष्ठ से धारित धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। मतलब जो टोटल करंट जाती हैं उस टोटल करंट का कितने गुना, μ0 टाइम्स हुआ करता है। यही लिखा हुआ है। चलिए 114 भी कंप्लीट हो गया। 115 पे आइए। एक समान काट क्षेत्र के धारावाही टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण का मान। ये देखो याद करना है बच्चों कि टोरॉइड जो होती है एक ऐसे आप सर्कुलर सिलेंडर ले लो पहले, उसमें फिर आप जो है ये इस तरीके से जो है तार लपेटते जाओ, फाइनली बाहर लो। तो ये कहलाती है टोरॉइड। ये क्या कहलाती है, टोरॉइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 115। तो आप याद रखिएगा कि इसके जो अंदर होता है यहाँ पे एक्सिस पे,
एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो कि सोलेनॉइड के जैसे ही, ठीक है ना। तो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और हर पॉइंट पर सेम फील्ड आएगा, हर पॉइंट पर सेम फील्ड, क्लियर है ना। तो इसमें बोला गया है कि संपूर्ण काट क्षेत्र में समान होता है। यही आंसर है कि हर क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टोरॉइड का वो सेम होता है। ठीक है ना। अब टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी याद कर लो, वही होता है जो उसका होता है सोलेनॉइड का। आंसर है म्यू नॉट एन आई, है ना। इसके इस रीजन में होता है क्रिएट म्यू नॉट एन आई, क्लियर है। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन नंबर 116। आर प्रतिरोध के एमीटर तथा वोल्ट मीटर को एक नगण्य प्रतिरोध के विद्युत सेल के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्रम से ए और वी है। यदि एक आर प्रतिरोध आर वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो, चलिए देखिए क्या कह रहा है ये। देखो भाई, समांतर क्रम में जोड़ रहा है, पहले कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ोगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, ठीक है ना। अब जो वोल्ट मीटर है ना, आप क्या कर रहे हो, प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ रहे हो। पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाने से वोल्ट मीटर अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो घटेगा। क्या होगा, पाठ्यांक जो होगा घटेगा। तो आंसर क्या हुआ, यदि आर प्रतिरोध तो क्वेश्चन है तो क्या बोलूँगा, यदि आर प्रतिरोध को वोल्ट मीटर के साथ अगर आप सीरीज की बजाय अगर आर रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में जोड़ रहे हो, अगर आर प्रतिरोध को वोल्ट मीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कम होता है। दूसरा, वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस भी जो है वो R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का अपन को बढ़ाना था और वोल्ट मीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, R/2 कम हो रहा है, जिससे कि जो इसकी रेंज है उतनी ही नहीं रहेगी, इसकी रेंज और भी कम हो जाएगी, समझ गए ना। और कम होने से रेंज इसका जो आउट रीडिंग होगी वो घटेगी, क्लियर हुआ। यस, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन पढ़ दूं। 117, जब एक लंबे तार में से धारा प्रवाहित होती है तो इसमें 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तार से 20 सेंटीमीटर, भाई कंपैरिजन करना है 20, 5 और 20 का। तो फॉर्मूला क्या होता है सीधे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी B1/B2 इक्वल टू R2/R1। तो पहले फील्ड B था, फिर B2 है, समझ गए ना, क्लियर हुआ। और पहले डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर, कितनी थी 5 मीटर, अब कितनी कर दी है 20 मीटर। तो 5 से 20 कितने बार गया, 4 बार। तो B2 ऊपर जाएगा और यहाँ जाएगा B/4, समझ में आया ना। तो जो नया फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो गया,